हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, इन चीज़ों को समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ उसके बाद। फिर उसके बाद जो सबसे मेजर इवेंट है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। 1935 आते आते एक नई लेजिस्लेशन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसने लोगों के जो फ्रेंचाइज है उसको एक्सटेंड किया, उनकी वोट देने की ताकत को एक्सटेंड कर दिया। इस बेसिस पे 1937 में इलेक्शंस हुए और कांग्रेस ने ये इलेक्शंस लड़े एंड इट फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन वेरियस प्रोविंसेस। और जब अब गवर्नमेंट इनके हाथ में आई तो इन्होंने बड़ा जो प्रो पीपल, जो लोगों की ख्वाहिशात थी उनको पूरा करने की इन्होंने कोशिश की विद इन द लिमिट्स जो उनके पास थे उस वक्त। तो रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ग्रेटर अटेंशन टू एजुकेशन एंड हेल्थ, थोड़ा सा रिलीफ जो फार्मर्स एट्सेट्रा उनका तबका था। लेकिन ये ऑफिस में बड़े कम टाइम के लिए रह पाए। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जिसकी कहानी खुद में बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, तो उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। हमने अपने वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें उसको कवर नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि हम लोग इसका इल्म तो काफ़ी सारे लोग रखते हैं, उसको दूसरे टर्न में कवर करेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह तब देखेंगे उसको। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वर्ल्ड वॉर की भी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट 1939 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसल्ट किए बिना ही हिंदुस्तान को भी पार्टी बनाया टू द वॉर। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने इस चक्कर में ये कर दिया, क्या कहते हैं इसको, रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद इट वाज ओनली मैटर ऑफ सम टाइम कि अब होना था जो होना था। फिर तो हमको पता ही है फिर क्या हुआ। तो द लास्ट फेज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल वुड स्टार्ट इमीडिएटली। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस अनाउंस करती है क्विट इंडिया मूवमेंट, सबसे मशहूर मूवमेंट्स में से एक। इसी वक्त गांधी जी का वो बड़ा मशहूर स्टेटमेंट, डू और डाई, करो या मरो, यही मौका है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगभग तमाम बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर पुट बिहाइंड बार्स। लेकिन इसने द स्पिरिट ऑफ पीपल वाज नॉट डैम्प्ड बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि ये लोग अब गांधी जी इन बड़े बड़े लीडर्स की सोहबत में 30-30, 40-40 साल से हैं। These things are now with the people. Congress had percolated to such level in the society, बड़े नीचे वाले लेवल तक ये पहुंच चुके थे। And at such moments, even if you're going to take the top leadership away, you're not going to kind of chain people. Such was उस वक्त का टाइम। तो नए लीडर्स खुद से इमर्ज हुए लोकल लेवल पे, जिन्होंने खुद से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया और सस्टेन किया। इस मूवमेंट की अब आप समझ ही सकते हैं, सेंट्रल कमांड तो है नहीं इस टाइम पे, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का रिप्रेशन भी अपने हाईएस्ट पे पहुंच गया। जब ऐसा होता है सो देयर आर चांसेस ऑफ एनार्की, ऐसे मौक़ों पे हो सकता है ऐसा। तो देयर वाज लॉट ऑफ वायलेंस दैट ब्रोक आउट एवरीवेयर। रेलवे स्टेशंस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशंस, इनको जलाया गया जहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा लोग करेंगे क्यों? पहले तो it's important to understand why would people burn say रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये क्यों जलाना है? स्कूल को क्यों जलाना है? ऐसी चीज़ें क्यों करनी? पुलिस स्टेशन को क्यों जलाना है? असली में ये लोग नहीं जला रहे होते रेलवे स्टेशन को कि कोई स्पेशल है कि रेलवे स्टेशन जलाना है। ये होती है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल सिंबलिज्म। जो सिंबल्स ऑफ पावर है उनको जलाया जा रहा है। सिंबल ऑफ पावर कुड हैव बीन एनीथिंग एल्स एज वेल, उसको जलाया जाता। जैसे कोई कागज़ को जलाया, किसी कागज़ को, मैं इस कानून को नहीं मानता और उस कानून को उठाकर जला दिया, तो वो क्या कानून को जला रहा होता है? असली वो एक्चुअली उस सिंबल को जला रहा होता है। सो दिस इज दैट बर्निंग ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली अटैक ऑन द सिंबल्स ऑफ पावर। एंड देन दे वुड कट टेलीग्राफ वायर्स, रेलवे लाइन्स, टेलीफोन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बड़े सारे एरियाज में पैरेलल गवर्नमेंट्स भी सेट की गई। स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस वेर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट इंडिया।
and people attacked and disrupted government transport system wherever they could. And गवर्नमेंट का क्या तरीका था, वापस फर्दर रिप्रेशन. बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट. Why hasn't Gandhi died yet? would be the statement of, what was his name, Winston Churchill. So all of these things would happen, and thousands were killed and thousands more were arrested, and lot of pain and suffering. But the government was finally at the end of the day able to crush the movement. Yet within that crushing of movement was visible कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिंदुस्तान में दिन अब काउंटेड हैं, कि नहीं अब ये इस सिचुएशन को हैंडल करना अब लगभग इम्पॉसिबल. एंड इट एंडेड अप विथ इंडियाज़ फ्रीडम 1947 में. और देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट कैन बी स्टडीड. ये मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि अभी कैबिनेट मिशन है, बहुत सारी चीज़ें, माउंटबेटन प्लान है, रेड क्लिफ है, ये तमाम चीज़ें हैं. और भी बड़ी सारी बातें हो सकती है, जिन्नास डिमांड्स, all of these things can be discussed. But like I said in the very beginning of this series, कि our plan is not going into depth of the things. We just want a primer, overall structure पता चले आपको कि क्या हुआ था. तो लेकिन ये जो हमने मोमेंट्स देखे, ये मास मोमेंट्स, नेशनलिस्ट मोमेंट्स, these were not the only things that were happening. There were many things that were happening beyond these things as well. नेशनल मूवमेंट ने क्या किया, इसने आवाज़ दी टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटी इम्पीरियलिस्ट एंड पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स जो लोगों के अंदर ऑलरेडी थे. और इसके इन्फ्लुएंस में कभी कभार इंडिपेंडेंटली भी बड़े सारे मूवमेंट्स हिंदुस्तान में रन हुए, जिसने इस ब्रॉडर नेशनल मूवमेंट को भी बड़ा सपोर्ट किया. ये छोटी छोटी नहरें थी जिसने बड़ी नदी को सपोर्ट किया. उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट की लोगों के बीच बेस उसको बढ़ा दिया. एंड दे वुड इन्फ्लुएंस दोज पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी जहाँ तक कांग्रेस अभी नहीं पहुँची थी. इनमें से कुछ एक मूवमेंट्स बड़े इम्पॉर्टेंट है. पहला, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म. ये ट्रेंड काफ़ी नोटिसेबल हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में 1907-8 के बाद. अब 1907-8 के बाद यू कैन सी, इससे पहले क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इससे पहले. हावेवर इससे पहले भी हमको कुछ इंस्टेंसेस मिलते हैं. 1897 में चापेकर ब्रदर्स पूना में, इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को असैसिनेट किया. और इनको क्यों असैसिनेट किया, बिकॉज दीज टू वर responsible for certain brutal repression of people during plague in that society. 1904 में सावरकर और उनके ब्रदर गणेश सावरकर, वीडी सावरकर एंड गणेश सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत और मित्र मेला ये एस्टैब्लिश की, ये सीक्रेट सोसाइटीज़ महाराष्ट्र में. अभिनव भारत तो बहुत मशहूर सोसाइटी है ही. 1905 के बाद ये क्लियरली दिखने लगा कि गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग टू मॉडरेट वॉइस. ये कोई पिटिशंस भी नहीं मानती है, कोई चीज़ ही नहीं है सुनती है. न्यूज़पेपर्स और इंडिविजुअल्स देन बिकेम, वो फ्रस्ट्रेट हो गए एंड मेनी स्टार्टेड टू टेक मेथड्स जो रेवोल्यूशनरी थे. लेकिन रियल इमर्जेंस इस ट्रेंड का एज एन आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल फोर्स, ये स्वदेशी मूवमेंट को जब रिप्रेस करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, उसके बाद ही उठता है. यंग जो जवान खून था उसको रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट नहीं सुनेगी हमारी बात जब तक हम इनको एक्सट्रीमली प्रेशराइज ना करें. तो उन्होंने दे ऑल्सो क्विकली पॉलिटिसाइज द इंडियन पीपल बाय अंडरटेकिंग एक्सट्रीम एक्शन, जिसको कहा जा सकता है प्रोपेगेंडा बाय डीड. सो दे वुड कॉल इट प्रोपेगेंडा बाय डीड. इस प्रोपेगेंडा बाय डीड को थोड़ा सा समझते हैं. ये टेक्निकल टर्म है, ये नॉर्मल इंग्लिश की टर्म नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस में एक टेक्निकल टर्म है, प्रोपेगेंडा बाय डीड. प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा होता है बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचाना, दैट इज़ प्रोपेगेंडा. अब प्रोपेगेंडा की थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशंस है हमारे एरा में, लेकिन ये लफ्ज़ अपनी ज़ात में नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं रखता है. बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना इज़ प्रोपेगेंडा.
अब प्रोपेगेंडा होता कैसे, लफ्ज़ों में होता है, मतलब बात मैं कर रहा हूँ, इसको हर टीवी चैनल पे चलाओ, हर रेडियो पे, हर यूट्यूब पे, तो प्रोपेगेंडा हो गया सुल्का की बात का ये। लेकिन प्रोपेगेंडा बाय वर्ड्स है। एक फ़लसफ़ा उठा, क्रोपोटकिन के क्या नाम था उसका, मुझे नाम क्लियरली नहीं पता, और शायद पूरा ही नाम मुझे गलत ही याद हो, लेकिन फ़लसफ़ा याद है मुझे। फ़लसफ़ा था एनार्किस्ट। एनार्किस्ट फ़लसफ़े में यकीन रखने वाले लोगों का मानना था कि ये जो प्रोपेगेंडा बाय वर्ड होता है बड़ा स्लो होता है। ये इतना स्लो होता है कि अगले 10 तक पहुंचने से पहले पिछले 10 भूल चुके होते हैं, अगले 100 तक पहुंचने से पहले पिछले 100 भूल चुके होते हैं। सो इट इज़ वेरी स्लो, और इस वजह से इट इज़ इनफेक्टिव प्रोपेगेंडा बाय वर्ड। तब क्या करे उस्ताद, एनार्किस्ट का मानना था कि लेट्स डू प्रोपेगेंडा बाय डीड, बाय एक्ट। ये कैसे करे, ठीक है, हमें लोगों को बताना है कि यहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत बड़ा एक विस्फोट करेंगे कहीं पे, एक बॉम्ब अटैक करेंगे, लाउड नॉइज क्रिएट करेंगे कहीं पे, दैट वुड ब्रिंग पीपल्स अटेंशन टू अस एंड आवर वर्क वुड बी डन। दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा बाय डीड। ये अनार्किस्ट स्लोगन है। हम कहाँ पे हैं इस वक्त, हम इस वक्त हैं अर्ली 1900s में। दैट वॉज द टाइम जब अनार्किस्ट फ़लसफ़ा ओवरऑल वर्ल्ड में अपनी जगह बना रहा था। तब देखिए अब यहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट होता है चीज़ों को समझने के लिए, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। वर्ल्ड हिस्ट्री का इल्म, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल फिलॉसफी का इल्म नेसेसरी है। मतलब इतना ही नहीं कि आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी पता है, आपको एनार्किज्म पता होगा, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि एनार्किज्म आया कब। उससे बेटर एप्रिसिएशन डेवलप होगी इस स्टेटमेंट की जो इस वक्त इंडियन रेवोल्यूशनरीज यूज़ कर रहे थे। दैट मीन्स दिस मोमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज थॉट्स एज वेल। नाउ वर दीज पीपल एनार्किस्ट्स? We would not comment right now because we don't know. That we would know whenever we would study it. But for now, see what's happening parallelly. ठीक? अच्छा, बाय द वे, हमने एनार्किज्म पे भी एक सीरीज़ की है, अगर आप लोग को याद हो तो जब वो आ जाएगी पेट्रियन पे तो आप लोग उसको सुन लीजिएगा। अमेजिंग सीरीज़ है वो, पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ पे। प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट आई हैव डन सो फार। 100 एपिसोड्स की वो सीरीज़ है। When that comes, I'm hoping कि it's going to be एजुकेशन के मामले में ना हमारे खत्ते में रेवोल्यूशनरी। आवर स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लव इट। काफ़ी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी उसके बाद, क्योंकि सारे बच्चे वही लेक्चर सुन के जाएंगे। वो बड़े अच्छे लेक्चर्स हैं इंशाअल्लाह। बाकी आई डोंट नो, मे बी मुझे अच्छे लगते हों और आप लोग को सुन के फिर पता चले उतने अच्छे नहीं थे। तो लेट टाइम डिसाइड दैट, बट दे आर गुड लेक्चर्स। उसमें बड़ा सारा कवर किया है, मार्क्सिज्म कवर किया है, एनार्किज्म कवर किया है, थियोरी ऑफ राइट्स, थियोरी ऑफ ड्यूटीज़, पनिशमेंट एंड क्राइम की थियोरीज, ये तमाम चीज़ें उसमें कवर की। वी हैव कवर्ड पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ भारतीय जनता पार्टी एज वेल उसमें। तो and it's not Hindutva, it's not Hindutva, it's something else that we have discussed. खैर, casteism में there are like 10-15 lectures on that. खैर, so अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, ये खुदीराम बोस बहुत बड़ी हस्ती हैं हिंदुस्तान के। बहुत बड़ी हस्ती का मतलब ये नहीं, ये यंग थे काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा जाने माने हस्ती है ये खुदीराम बोस। इन्होंने क्या किया, दे थ्रू अ बॉम्ब ऑन ए कैरेज, जिसमें एक बड़े नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फरपुर के वो उसमें जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इसमें 2 ब्रिटिश लेडीज़ की डेथ हो गई। तो चाकी शॉट हिमसेल्फ और खुदीराम बोस को पकड़ा गया। ही वॉज ट्राइड एंड वॉज हैंग्ड। ये सिर्फ 15 साल के थे तब जब इनको, व्हेन ही वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये तमाम चीज़ें आप देख ही सकते हैं कि इंडियंस आर रिजेंटफुल, बड़े हालात संजीदा थे और ये तमाम हरकतें हो रही है। एंड इसकी वजह से मैनी मोर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स वर फॉर्म्ड। और ये जो मेंबर्स थे इन ग्रुप्स के, दे वुड अटैक हाई रैंकिंग और हाई हैंडेड ब्रिटिश ऑफिशियल्स
so that they could avenge the injustice done to Indians. 1908 से 1918 तक एस्टिमेट किया जाता है, ये 10 साल हैं. 186 revolutionaries were either killed or imprisoned or deported by the colonial government. So you can see कि इसका बड़ा ज़मीन पे वो ना people had adopted this ideology to a large extent. तो 1920 1920s में non-cooperation movement was called off. So another wave of this movement arose. राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सारे इस एरा की हस्तियाँ हैं, बड़ी मशहूर हस्तियाँ, बिकॉज ये बड़ी रोमांटिक फिगर्स हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में. एंड दीज वर वेल नोन रेवोल्यूशनरीज इन दिस पीरियड. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. दैट्स एन अमेजिंग पोएम. अगर कभी मौका मिले तो उसको डेफिनेटली पढ़िएगा. इट्स अमेजिंग. बहुत बहुत खूबसूरत पोएम है. इसकी यही लाइन खुद में अमेजिंग है, ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. आप में से कोई जानता है कि व्हाट इज सरफरोशी? सरफरोशी, फरोशी वर्ड यूज होता है खरीद फरोख्त के लिए, गिव एंड टेक के लिए. फरोशी, ठीक, जैसे जिस्म फरोशी वर्ड यूज़ करते हैं, so those who sell their bodies. तो फरोशी इस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है. तो लाल फरोशी, those who sell red, जो बांट रहे हैं रेड, गिव मी रेड टेक फ्रॉम मी रेड. तो सरफरोशी, तो सरफरोशी बॉडीज का गिव एंड टेक. डेथ इज व्हाट इज बीइंग सेड, सरफरोशी. That we are going to take bodies and give bodies. We are going to take heads and give heads. ठीक, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है सरफरोशी, डेथ के लिए. तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. कि हमारे दिल में तमन्ना किसके लिए है? टू डील इन डेथ्स नाउ. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. वाओ. और ये क्यों करना चाह रहे हैं आप? सरफरोशी की तमन्ना क्यों हमारे दिल में है? सवाल ये है ना, क्यों है तुम्हारे दिल में ये सरफरोशी की तमन्ना? वाई डू यू वांट टू डील इन डेथ्स नाउ? देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में है. जो कातिल का बाजू है, हमें देखना है कि उस पर जोर कितना है. हाउ मेनी हेड्स कैन इट टेक? दैट्स व्हाट इट मीन्स. तो आगे फरमाते हैं कि ए शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है. वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है. ये बिस्मिल साहब की लिखी हुई है, तो बड़ी मशहूर है ये सरफरोशी की तमन्ना. खैर, तो राम प्रसाद बिस्मिल, नॉट दिस बिस्मिल, दिस इज़ अनदर बिस्मिल, बिस्मिल अजीम आबादी साहब जिन्होंने ये लिखी है. So these people, Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Sukhdev, they were some of the well-known revolutionaries of their period. और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA कहते हैं इसको, तो ये उन्होंने बनाई थी. एंड दे बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया, एंड दे कंटिन्यू टू बी दैट हाईली रेस्पेक्टेड फिगर्स इन इंडिया, एंड दे रियली कंट्रीब्यूटेड greatly to the cause of national movement in India. So apart from these people, peasantry had risen in revolt against the British government time and again. और ये अपने अपने खित्ते में अक्सर ऐसा करते थे, और ऐसा ही क्यों करेंगे? We already have the context. ये ऐसा इसलिए करते थे because of the exorbitant revenue, जो रेंट डिमांड्स होती थी वो insanely high होती थी. Landlords oppressive, they would often face forced eviction. और वो जो ज़मीन जिस पे वो काम करते थे उस पर भी कोई उनको सिक्योरिटी नहीं होती. दे कुड बी थ्रोन अवे एनी टाइम. एंड देन देयर वर फॉरेस्ट लॉज, ये भी खुद में बड़ी अच्छी कहानी है फॉरेस्ट लॉज वाली. एंड देन दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन फील्ड्स और प्लांटेशंस, एंड देन दे वर फोर्स्ड टू, कुछ एक पैदावार उनको करनी पड़ती थी ज़बरदस्ती अगर वो ना भी चाहते.
So all of these things used to take place, and then the growth of that greedy money lending class. अगर आप अर्ली मूवीज़ हिंदुस्तान में जो प्रोड्यूस हुई है उसमें देखेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. मूवीज़ बहुत सारी चीज़ें हमको सिखा सकती है अगर आप उनको ध्यान से देखें. लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चों के पास वो नज़र ही नहीं रही अब के वो चीज़ों में समझ पाए जो उनमें समझने की चीज़ होती है. तो अगर आप मूवीज़ में देखेंगे ना, मूवीज़ भी आपको बहुत बताते हैं कि माशरा कैसा है. तो अगर आप पहले की 1950s, 60s, 70s, 80s की मूवीज़ देखेंगे तो उसमें जो गांव के सीन्स होंगे, मोस्ट मूवीज़ वुड बी बेस्ड इन विलेज, तो इन विलेजेस. और उसमें एक जो नेगेटिव कैरेक्टर होगा ना, उनमें से एक मनी लैंडर भी होगा. अगर आपने ध्यान से मूवीज़ देखी हो पुरानी, तो उसमें मनी लैंडर्स नेगेटिव किरदार अदा करते हैं. सो दे आर नेवर गुड, सो दे वुड टेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड विलन्स का रोल वो अदा करते हैं उस मूवीज़ में. तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि वेयर इज़ दैट आइडियोलॉजी कमिंग फ्रॉम. तो बड़े बुरे हालात थे पेजेंट्स के, फार्मर्स के. सन्यासी रेबेलियन, संथाल रेबेलियन, मुंडा रेबेलियन, कोल रेबेलियन. सो दीज आर मेनी पेजेंट एंड tribal revolutions that took place even before the nationalist movement had started in India. अच्छा, इनको nationalist movement क्यों नहीं कहेंगे तब? The argument is कि nationalist movement होने के लिए वो idea of nation होना चाहिए. उसके लिए ऐसे that is the argument that is made when it is said कि 1857 की लड़ाई nation की लड़ाई नहीं थी. तो यही argument वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है. खैर, तो ये भी अपने लोकल इशू के लिए लड़ रहे हैं. दे आर नॉट फाइटिंग फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ नेशनल फ्रीडम. तो जब नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बड़े पेजेंट मूवमेंट्स जो थे वो उससे इन्फ्लुएंस हुए, और दे देन काइंड ऑफ बिकेम आर्म्स एंड अपेंडेजेस टू द सेंट्रल मूवमेंट ऑफ इंडिया. और 20वीं सदी में इनके कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं. चंपारण वाला, खेड़ा इन गुजरात, चंपारण इन बिहार, अवध यूपी में, मालाबार इन केरल, रंपा रीजन में आंध्र प्रदेश के, बारडोली गुजरात में. तो ऐसे बड़े सारे हैं. 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, ये एक बहुत बड़ी, दिस वाज अ मेजर स्टेप फॉर ए नेशन वाइड अवेकनिंग ऑफ पेजेंट्री. 1890s से हमको स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट्स बाय वर्कर्स भी देखना शुरू हो जाते हैं. 1890s से बॉम्बे और कलकत्ता में अर्लीस्ट इसके हमको मौके मिलते हैं इस चीज़ के. ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ इन द फर्स्ट 2 decades ऑफ 20th सेंचुरी. लेकिन 1919 ऑनवर्ड्स हमको इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस दिखना शुरू हो जाती हैं. सो 1919 ऑनवर्ड्स in the working class struggles, बड़े high prices और relatively low wages during World War. 1914 से 18 तक World War चला, and this made the workers conditions miserable. तो उन्होंने डिमांड किया अपने increase in wages. This was not meant and they turned militant. बड़ी स्ट्राइक्स इन्होंने की. मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, रेलवे वर्कर्स एंड मेनी स्ट्राइक्स टुक प्लेस. इन स्ट्राइक्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी. ये अक्टूबर 1920 में बनी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन. लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे. CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे ऑल्सो प्रेजाइडेड ओवर सम ऑफ इट्स सेशंस. अच्छा, लेट्स गो बैक पहले. व्हाट्स हैपनिंग एल्सवेयर, फिर से इसका ग्लोबल कंटेक्स्ट देखते हैं. कार्ल मार्क्स हो चुके हैं 1950 के अराउंड, लेट 1940s में, 1840s में, 48 के आसपास कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया था. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज़ फ्राइडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स की राइटिंग. दास कैपिटल वगैरह भी हो चुका है. कार्ल मार्क्स का फ़लसफ़ा फैल चुका है, लोग इन चीज़ों को जानते हैं. और शायद 1917 में सोवियत यूनियन भी बन चुका था. अगेन नॉट श्योर अबाउट द डेट्स. तो नाउ यू सी कि पूरे ये वर्कर मूवमेंट्स ही थे प्रेडोमिनेंटली. कम्युनिस्ट मूवमेंट्स, दे वर वर्कर मूवमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड.
workers of the world unite, you have nothing but your own chains to get rid of, or whatever the exact words are. ये उनका स्लोगन हुआ करता था, one of the slogans ये हुआ करता था कि उठो और लड़ो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम क्या खोओगे, अपने खुद की चेन्स. द स्पेक्टर ऑफ कम्युनिज्म इज़ हॉन्टिंग यूरोप. ये एक और स्टेटमेंट बड़ा मशहूर कार्ल मार्क्स का था. तो मार्क्स हो चुके हैं, मार्क्स का फ़लसफ़ा ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल फ़लसफ़ा अभी भी है. उस ज़माने में और भी ज़्यादा था ये. इट वॉज़ क्वाइट अट्रैक्टिव टू द डाउन ट्रॉडन. अभी भी ऐसा ही है. पीपल जो एलियनेटेड होते हैं सोसाइटी में, they find solace with Marx because he kind of gives words to lot of what they have to say. That doesn't make him correct. That doesn't make him correct or incorrect. But people find resonance. He resonates with a lot of people because of that reason. He gives words to their suffering. So working class movements जब हो रहे हैं, you are seeing that Russian revolution etc. ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, but the Bolsheviks etc. all of these things have taken place. You know, these revolutions like French Revolution, American War of Independence, and Russian Revolution, these are very important things that people should study and have knowledge about. So civil rights movements etc. and then there are movements elsewhere as well. उनको भी, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना बड़ा ज़रूरी है. तो इस पीरियड में वर्किंग क्लास मूवमेंट इन मैनी प्लेसेस यू वुड सी वाज अंडर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, क्योंकि अब कम्युनिस्ट सरकारें भी बन चुकी हैं. सो दे वर काइंड ऑफ ट्राइंग टू वो ना अपना इंटरनेशनल कम्युनिज्म उसको आगे बढ़ाना. तो बड़ी सारी वर्कर क्लास ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में इस वक्त दे वर लेड बाय कम्युनिस्ट्स. इसके अलावा क्या है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में बड़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं इस वक्त में. लगभग हिंदुस्तान के 5 में से 2 हिस्से, 2/5 ऑफ द टोटल इंडियन टेरिटरी, ये प्रिंसली स्टेट्स थी. प्रिंसली स्टेट्स दे वर रूल्ड बाय प्रिंसेस, दे हैड देयर ओन किंग्स एंड गवर्नमेंट, बट इनकी जो इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी थी वो नॉमिनल थी. ब्रिटिश इनडायरेक्टली अपनी ताकत यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे, इस वजह से ये सबसर्विएंट थे टू द ब्रिटिश. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड प्रोटेक्ट दीज स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल रेबेलियन एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स, और बदले में दे वुड गेट देयर एलिजेंस. ये जो स्टेट्स के रूलर्स थे दे वर जनरली ऑटोक्रेटिक, और ये बड़ा लेविशली अपनी ज़िंदगी जीते थे एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन पीपल. तो एट द कॉस्ट ऑफ कॉमन पीपल मतलब पीपल वुड बी टैक्स्ड फॉर इट. जो भी गवर्नमेंट करेगी, जो भी लग्जरीज में इन्वॉल्व करेगा किंग, तो उसके लिए किसी को पे करना है. कॉमन पीपल वुड ऑफन दे वुड लीड मिजरेबल लाइव्स. जब नेशनलिस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान में डेवलप हुआ, इसने प्रिंसली स्टेट्स को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू किया. बड़ी सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हमको इस दौर में बनती हुई दिखती हैं प्रिंसली स्टेट्स में, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदुस्तान में चला. 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ये बनाई गई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ बिटवीन स्टेट्स. पॉपुलर स्ट्रगल्स इस दौर में लॉन्च की गई बड़ी सारी स्टेट्स में. हैदराबाद में, जयपुर में, राजकोट में, कश्मीर, बड़ौदा, मैसूर, काठियावाड़, जामनगर, इंदौर, त्रावणकोर, लॉट ऑफ प्लेसेस. These things were happening. Congress का towards these struggles initially averse ही थे. They were reluctant to support these movements. लेकिन 1937 आते आते they started actively engaging with these people, इनके movements को support करना, and they opposed their suppression by the rulers of these regimes. 1938 में कांग्रेस ने स्टेट्स को भी इंक्लूड किया अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के विजन में. जो आगे का भारत बनने वाला है उसमें कैसा होगा हिंदुस्तान, उस विजन में ये प्रिंसली स्टेट्स भी थे. बाय 1942 इनको प्रॉपरली अपने मूवमेंट का भी हिस्सा बनाया कांग्रेस ने. एंड देन ऑन 1942 से आगे you would not see Congress maintaining distinction between British India and the states, and all of these things come with caveats, but we are doing that primer. बिल्कुल superficial level पे हमने 2 सेशंस में हमने पूरा फ्रीडम स्ट्रगल देखा, तो you can see कि lot would have been missed. तो हमने क्या बात की?
हमने बात की, वी ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ टिल क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ तक हमने देखा कि इनिशियली एक मॉडरेट मूवमेंट था जो पिटिशंस और अपील्स में यकीन रखता था, और ये धीरे धीरे एक मास मूवमेंट बना जब स्वदेशी मूवमेंट आया, और फिर पर्टिकुलरली जब गांधी जी हिंदुस्तान वापस लौटे तो उन्होंने एक नया ब्लड इसके अंदर इन्फ्यूज़ किया। गांधी जी की लीडरशिप में 3 बड़े मूवमेंट्स हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड फाइनल कल्मिनेशन इन सब का हुआ, जितने भी सारे एक्ट 1857 से हुए टिल 1947, दे एंडेड कल्मिनेटेड विद इंडियन इंडिपेंडेंस। हमने और देखा कि दीज मूवमेंट्स ब्रॉट मिलियंस ऑफ पीपल टुगेदर, जिसमें पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वुमेन थे, पॉलिटिसाइज किया काफ़ी सारी चीज़ों को, और इट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे वर लूजिंग, इट मेड देम कॉन्शियस अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर बीइंग। और ये सारे मोमेंट्स हमने देखा टुवर्ड्स द एंड प्रिंसली स्टेट्स में भी स्प्रेड हुए, जो अपने यहाँ के ऑटोक्रेटिक रूलर्स के खिलाफ लड़ने लगे। एंड इट वाज ड्यू टू दिस एंटायर स्ट्रगल दैट फाइनली the independence was achieved, and there were other things as well that fell in place for this to happen, but that's the general story of Indian freedom struggle. Next time we meet, we would look at what were the challenges of post independence India. If you have anything to ask, so please do that.